अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे द इंडियन एक्सप्रेस ने जो रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश की है कि हिजाब बैन ने किस तरीके से उडुपी, कर्नाटक का जो डिस्ट्रिक्ट है उडुपी, द हॉट बेड ऑफ हिजाब कंट्रोवर्सी, और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में रहने वाली मुस्लिम फीमेल स्टूडेंट्स को किस तरीके से इम्पैक्ट किया है, उस पर बात करेंगे हम। कुछ डाटा गैदर किया था द इंडियन एक्सप्रेस ने, और उसके मुताबिक जो ड्रॉप आउट रेट है गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, ये गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस कहा जाता है जहाँ पर 11th 12th पढ़ाई जाती है, 10th के बाद और कॉलेज से पहले। और यही जो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस थे यही हॉट बेड थे, और पर्टिकुलरली उडुपी डिस्ट्रिक्ट जहाँ से ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी जो है वो उभरी थी, राइज हुई थी, जिसमें हिजाब बैन हुआ था, विच वाज देन बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर। और फिर कर्नाटक हाई कोर्ट ने उस गवर्नमेंट ऑर्डर को सस्टेन किया, अपहेल्ड किया। फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ रेफ़र किया। इन तमाम जो स्टेजेस हैं उस पर मेरी वीडियोस हैं हिजाब बैन पर, आप ज़रूर इसको देखिए। तो ये जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक जो ड्रॉप आउट रेट है इन गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में मुस्लिम स्टूडेंट्स का वो 50% के आसपास का है। सिर्फ फीमेल्स का ही नहीं है बल्कि मेल्स का भी है। यानी कि जो गर्ल्स 2020-21 में थी या 2021-22 में थी वो अराउंड 178 थी, वो कम होकर इन प्री यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में 91 रह गई है। और जहाँ तक बॉयज़ की बात है वो 210 थे इससे पहले, और अब 95 रह गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इसी तरीके से बाकी जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स थे जहाँ जिन कॉलेजेस में इसी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था मुस्लिम वुमेन को हिजाब को लेकर, और यहाँ हिजाब उतरवाया जा रहा था, या इसके अलावा जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही थी, तो उन कॉलेजेस में भी इसी तरीके से जो ड्रॉप आउट जो रेशियो है वो इसी तरह का है। और बहुत सारे बच्चों ने उन प्री यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को छोड़ दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने छोड़कर कहाँ पर एडमिशन ली। तो इस पर जो फिगर सामने आई है वो ये है कि जो प्राइवेट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस थे उनका जो एडमिशन रेट है वो डबल हो गया इस बार मर्तबा। यानी कि 2-3 तरह के स्टूडेंट्स हैं। पहले ये कि जो घर से फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं उन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले ली। जो बाकी के बच्चे बच गए उनके पास सिर्फ दो ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन ये था कि या तो वो एजुकेशन छोड़ दें, दूसरा ऑप्शन ये था कि वो उन्हीं कॉलेजेस में, गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो जहाँ पर जो इस तरह के इश्यूज रेज हुए हैं पास्ट में, उन्हीं में एडमिशन कंटिन्यू करें। तो यानी कि अगर उन इंस्टीट्यूशंस में कंटिन्यू करते हैं तो उनको पहली तरह का टॉर्चर फेस करना पड़ेगा। अगर एजुकेशन छोड़ना यानी कि अपनी ज़िंदगी के साथ कंप्रोमाइज़ करने जैसा है। इस इरा में क्या, किसी भी इरा में एक इंसान एजुकेशन लिए बगैर, एजुकेशन हासिल किए बगैर स्टैंडर्ड लाइफ नहीं गुजार सकता। यानी कि अच्छी ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी जैसी ज़िंदगी इंसान को गुजारनी चाहिए, उन इखलाकियात के साथ, उन तरीक़ों के साथ, वो नहीं गुजारी जा सकती। देखिए कितनी अजीब बात है कि उन बच्चियों से ये कहा जा रहा है या तो आप रिलीजन फॉलो कीजिए या फिर आप एजुकेशन हासिल कीजिए। यानी कि किसी शख्स को ये कहा जा रहा है, ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि या तो आप ज़िंदगी भर के लिए खाना खाइए या ज़िंदगी भर के लिए पानी पीजिए। हालांकि दोनों चीज़ें एक दूसरी जितनी ही इम्पॉर्टेंट हैं। वो रिलीजन फॉलो कर रही हैं, रिलीजन उन्हें कहता है कि आपके लिए एजुकेशन हासिल करना फ़र्ज़ है, एंड रिलीजन इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर लाइफ। तो ये मसला है। अब इसके अलावा ये जो शिफ्ट आया है उनकी एजुकेशन प्रेफरेंसेस से, उसको फ़ायदा प्राइवेट इंटिटीज़ को हो रहा है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हो रहा है। गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ड्रॉप आउट बढ़ रहा है, ड्रॉप आउट रेट तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये सारे बच्चियाँ जो हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ऑप्ट कर रही हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें अपना रिलीजन फॉलो करने की आज़ादी है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में अभी तक नहीं है। और इसके अलावा NSSO की एक रिपोर्ट के मुताबिक 18 से 24 से 26 साल के बीच के 44 मिलियन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फाइनेंशियल असिस्टेंस ना होने की वजह से वो हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते। और वहीं पर एक AISHE की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 78% ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिलोंग्स टू प्राइवेट एंटिटीज़। तो यानी कि सिर्फ 22% गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं जहाँ पर हायर एजुकेशन हासिल की जा सकती है। उसमें भी इतनी बड़ी तादाद ऐसी जो एजुकेशन हासिल नहीं कर पाती, और जो कुछ करने की कोशिश करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के बगैर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, अगर उनके साथ इन इंस्टीट्यूशंस में इस तरीके से बिहेव किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि उनके पास एजुकेशन छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। यानी कि समझ में नहीं आता है कि एक ऐसे इरा में जहाँ पर हर तबका, हर रीजन जो है वो, हर सोसाइटी ये चाहती है कि उनके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें, एजुकेशन हासिल करें, और उस दौर में ये हालत है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को पुश किया जा रहा है टुवर्ड्स इलिटरेसी।
इसी तरह का एक रिसेंटली हमने अफ़गानिस्तान में भी देखा, जहाँ पर अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने, तालिबान गवर्नमेंट ने जो वुमेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनको ताले लगा दिए, जिसके खिलाफ हर एक ने आवाज़ उठाई जानी चाहिए थी, क्योंकि किसी भी हुकूमत को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ये हक नहीं है कि वो औरतों से इल्म हासिल करने का हक छीने कोई भी ग्राउंड बनाकर। तो दैट वाज नॉट ओनली एंटी वुमेन एक्ट बट एंटी इस्लामिक एक्ट एज वेल। और उसके अलावा ये कि इस अफ़गानिस्तान वाले इशू पे हर कोई आवाज़ उठा रहा था, उठानी जानी चाहिए थी, मगर वैसा ही अब ये कि यहाँ की औरतों पर जो कॉलेजेस के दरवाजे हैं वो कंडीशनल कर दिए गए हैं, तो अब खामोशी क्यों? जब अब इन इंस्टीट्यूशन से जो ड्रॉप आउट रेट है वो बढ़ता जा रहा है, अब खामोशी क्यों? अब वैसे ही आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही जैसी कि अफ़गानिस्तान वाले इशू पर उठाई गई थी? उसी तरीके से उठानी जानी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ इशू। आप लोगों की इस पर क्या राय है? डू लेट अस नो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।